and good evening, everyone. Welcome to my classes again, Sociology with Gitanjali. So, this is my second video, I think. So, in my earlier video, I have given my introduction. So, those who are listening me for the first time, let me introduce myself once again. I am Gitanjali Badhai. I am into Odisha Civil Service. I am in Odisha Finance Service. Currently posted as Assistant Commissioner, City and GST in Odisha, Balangir district. So I'll be taking your sociology classes. So we will be discussing few important topics of sociology and the question and answer of the previous year related to mains, and we'll discuss a lot many things in sociology. I'll share my preparation strategy, my experience while preparing for this examination. So let's begin. And today's topic will be suicide theory by Emily Durkheim. तो दरखाइम तो बहुत ही फेमस सोशलॉजिस्ट है, तो ये तो सारे सोशलॉजी एस्पिरेंट्स को पता ही होगा. तो सुसाइड थ्योरी, हाँ, तो सबसे पहली बात, सुसाइड को कोई सपोर्ट नहीं करता है, हमें भी सपोर्ट नहीं करनी चाहिए. सो लेट्स बिगिन. और ये वाली टॉपिक जो है ये आपके मेंस के पर्सपेक्टिव पे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है. हालांकि सुसाइड सुनने में अच्छा लगता नहीं है, बट हमें जानना है कि सुसाइड के रीजंस क्या है, क्यों है, और इसके सोशल फैक्टर्स क्या होते हैं. सो लेट्स बिगिन द क्लास. ओके, दरखाइम के हिसाब से सोशलॉजी, सुसाइड इज अ सोशल फेनोमेना. अर्लियर लोगों को पहले लगता था कि इट वाज कंसिडर्ड एज अ साइकोलॉजिकल फेनोमेना, बट दरखाइम को तो हम जानते ही हैं, वो हर चीज को एक साइंटिफिक वे से, एक लॉजिकल वे से समझते थे. और उन्होंने, जबकि वो सोशलॉजिस्ट हैं, तो उन्होंने सुसाइड को भी एक सोशल फैक्टर डिक्लेयर कर दिया. तो वो उनके पर्सपेक्टिव से हम समझते हैं कि सुसाइड क्यों होता है, क्या होता है, और इसको सोशल फैक्ट क्यों, सोशल इशू क्यों कहा गया, सोशल फैक्टर क्यों कहा गया है, वो सोशल फेनोमेना क्यों कहा गया है. सो दरखाइम जब व्हेन ही यूज्ड टू रिसर्च, जब वो रिसर्च करते थे, हमें तो पता है दरखाइम वाज अ फ्रेंच सोशियोलॉजिस्ट, तो वो फ्रांस के बेसिकली थे. तो व्हेन ही स्टार्टेड this research on suicide, what he did was he brought data and reports from various neighboring countries. क्योंकि वो यूरोप के थे, तो अक्रॉस द यूरोप से वो उन्होंने बहुत सारे डेटा रेफर किया था, उन्होंने बहुत सारे रिपोर्ट्स मंगवाया था टू रिसर्च ऑन सुसाइड. तो उनके कहने का मतलब ये है कि जब उन्होंने ये डेटा को एनालिसिस किया, जब उसको एग्जामिन किया, he came to the conclusion that the suicide is a social phenomena, not psychological phenomena. So उन्होंने जब what he did, he divided the society in categorically. पहले वो ज्यूस को लेके स्टडी किए, दूसरा वो क्रिश्चियनिटी को लेके स्टडी किए. तो क्रिश्चियनिटी में क्या हुआ, वहाँ पे दो कैटेगरी थे, एक प्रोटेस्टेंट और दूसरा था कैथलिक. जो प्रोटेस्टेंट थे वो थोड़े चर्च के रूल्स को नहीं मानते थे, और जो कैथलिक थे, दे वर वेरी रिलीजियस एंड दे वर they used to follow the church religiously. तो उनके कहने का मतलब ये था कि जो प्रोटेस्टेंट कैटेगरी थे, और वहाँ पे जो अनमैरिड पर्सन थे, उनके सुसाइड रेट उनकी थोड़ी ज्यादा है एज कम्पेयर टू द कैथलिक मैरिड. ओके, तो उनके कहने का मतलब ये था कि प्रोटेस्टेंट जो थे वो चर्च के रूल्स को नहीं मानते थे, तो उन्हें ऐसे कुछ नॉर्म्स रेगुलेशंस उतना ज्यादा उनके लिए रिजिड नहीं था. बट द कैथलिक्स, वो रिलीजियस चर्च की गाइडलाइंस को मानते थे. तो जैसे हमारे हिंदुइज्म में है कि सुसाइड करना इज अ सिन, तो चर्च के हिसाब से भी वही, रिलीजियस पर्सपेक्टिव से तो वही बात है कि सुसाइड इज अ सिन. तो शायद इसीलिए इन केस ऑफ कैथलिक थोड़ा सुसाइड रेट कम था. ओके, तो और दूसरा कैटेगरी उन्होंने किया था जेंडर बेसिस पे, जो कि फीमेल और मेल की कैटेगरी में. तो वहां पे भी उन्होंने ये देखा कि अनमैरिड इंडिविजुअल में थोड़ा सुसाइड रेट ज्यादा है. इसको हम डीपली समझेंगे हमारे इस क्लास में. सो he said the social feature has led to the suicide. This made suicide a social fact because the cause of suicide is influenced by social factors. Social issue की वजह से कोई इंडिविजुअल सुसाइड करता है. तो अभी कमिंग टू डेफिनेशन, सुसाइड का डेफिनेशन उन्होंने दिया था कि हम जबकि दरखाइम एक सोशियोलॉजिस्ट है, तो हमें उनकी डेफिनेशन को फॉलो करना चाहिए. तो अगर हम ये डेफिनेशन लिखेंगे एग्जाम में, तो शायद तो हमें मार्क्स थोड़े बेटर मिलेंगे. सो व्हाट ही सेड, व्हाट डेफिनेशन ही गेव इज any death caused directly, indirectly by a positive or negative action of the victim
which he knows he will produce, which he knows will produce this result. उन्हें पता, जो कोई भी डायरेक्टली या इनडायरेक्टली या पॉजिटिव और नेगेटिव एक्शन को लेके कोई अपने आप को हार्म करता है, रिजल्ट उसको पहले पता होगा कि इस ये करने से मुझे ये रिजल्ट ये मिलेगा. तो that he tried to say here. तो अभी coming to this, now we will understand this definition in parts. Any death caused directly or indirectly. Directly मतलब मान लीजिए कोई, सपोज कोई इंटेंशनली गया है सुसाइड करने के लिए. एग्जाम्पल आई विल से कि अ पर्सन, अ इंडिविजुअल हैज जंप फ्रॉम द बिल्डिंग. कोई 17-18 फ्लोर का वहां से जंप करेगा तो ही विल बी नॉट, वो तो मरेगा ही. सो this is a direct like harming one to himself. Okay, indirectly क्या है? indirectly जो है वो है like दरखाइम के हिसाब से, अगर कोई पर्सन को पता है अगर मैं तेज ड्राइव करूंगा या करूंगी तो ये मेरे लाइफ के लिए हार्मफुल होगा, ये मेरे लिए एक थ्रेट होगा, इट विल हार्म मी, आई विल हर्ट माई सेल्फ. फिर भी वो नहीं मान के इफ यू ड्राइव फास्ट तो देयर इज चांसेस कि ही मे किल हिमसेल्फ. या फिर मान लीजिए एक रेलवे ट्रैक है, रेलवे क्रॉसिंग है, देख रहे ट्रेन इज कमिंग ऑन स्पीड, बट हमें ट्रेन क्रॉस करके जाना है. हमको पता है अगर हम चले जाएंगे वहां पे तो शायद ट्रेन आएगी तो उसमें मेरी जान भी जा सकती है. स्टिल आई विल ट्राई टू गो. तो उस केस में भी अगर इफ आई किल माई सेल्फ तो उसे भी एक सुसाइड किया गया. इसको दरखाइम के हिसाब से इट इज इनडायरेक्ट कॉज. एंड डायरेक्टली तो मैंने बताया कि जंपिंग फ्रॉम अ बिल्डिंग और टेकिंग पॉइजन एक्सेट्रा. देन कमिंग बाय अ पॉजिटिव और नेगेटिव एक्शन. अभी क्या है पॉजिटिव एक्शन, क्या है नेगेटिव एक्शन, क्या है? पॉजिटिव एक्शन मतलब ऐसा करने से जान चली जाएगी. मतलब अगर मैंने पॉइजन खा ली या मैंने खुद को आग लगा लिया तो वो है पॉजिटिव एक्शन. नेगेटिव एक्शन मतलब अगर मैंने ये नहीं किया तो मेरी जान चली जाएगी. मान लीजिए मुझे अस्थमा के इशू है, अगर मैंने वो मेडिसिन नहीं खाई तो मेरी जान जा सकती है. सो दिस, या फिर मुझे ऑक्सीजन चाहिए, सप्लाई चाहिए, बट मैं नहीं लूंगी उससे, तो एंड आई डिनाइड फॉर इट. सो इसको कहते हैं नेगेटिव एक्शन. ओके, तो जैसे मैंने पहले ही बोला कि ये जो दरखाइम थे ये साइंस से बहुत इन्फ्लुएंस थे. वो हर चीज को लॉजिकल, क्रिटिकल वे और साइंटिफिक वे से सोचते थे. तो उन्होंने बहुत सारे मेथड्स को लेके ये सुसाइड को स्टडी किया है. तो पहला जो है मल्टीवेरिएट एनालिसिस. उन्होंने ये मल्टीवेरिएट एनालिसिस में रिलीजन, जेंडर, प्लेस सबको कोरिलेट करके उन्होंने सुसाइड को बहुत ही गहरी तरीके से पढ़ा हुआ है. दूसरा है कॉनकमिटेंट वेरिएबल्स. ये वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे सिलेबस के हिसाब से, फिर भी हम जान लेते हैं. कॉनकमिटेंट वेरिएबल्स मींस पैरेलली इंक्रीज और डिक्रीज होना. लाइक रिलीजन एंड जेंडर एक साथ एग्जिस्ट कर सकते हैं. ओके, दूसरा मेथड उन्होंने क्या किया था, सर्वे को लेके. जैसे मैंने कहा वो ही ब्रॉट रिपोर्ट फ्रॉम वेरियस नेबरिंग कंट्रीज अक्रॉस द यूरोप से उन्होंने डेटा लिया सुसाइड को एनालिसिस करने के लिए, पैटर्न एनालिसिस करने के लिए. तो वो थोड़ा सा साइंटिफिक वे में हर चीज को समझते थे. हेंस दरखाइम इज अ पॉजिटिविस्ट. दरखाइम वाज वेरी पॉजिटिविस्ट. ही वाज मच इन्फ्लुएंस्ड बाय द साइंस. तो ये पॉजिटिविज्म क्या है, हम अपने नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे. तो उन्होंने आफ्टर लाइक एनालिसिस करने के बाद ही केम टू सर्टेन कंक्लूजन. उन्होंने पहले तो ये कहा कि कि ये जो सुसाइड है ये एक सोशियोलॉजिकल फेनोमेना, ये साइकोलॉजिकल फेनोमेना नहीं है. और उन्होंने कहा कि रेट ऑफ सुसाइड इज डिफरेंट इन डिफरेंट सोसाइटी इज फेयरली कांस्टेंट. सारे सोसाइटी में लगभग एक ही तरह के सुसाइड पैटर्न उनको मिला, फेयरली कांस्टेंट था वहां पे. सो कमिंग टू द सुसाइडोजेनिक फोर्सेस, मतलब जैसे मैंने बोला कि दरखाइम तो साइंस से इन्फ्लुएंस थे ही, तो ये सुसाइडोजेनिक फोर्सेस उन्होंने एक टर्म दिया था. मतलब ये जो फोर्स, मतलब क्या है, फोर्स कहाँ से आती है, फिजिक्स से आती है. फिजिक्स जैसे न्यूटन ने दिया था. तो बोल सकते हैं कि दरखाइम इन्फ्लुएंस बाय साइंस, और वो हर चीज को साइंटिफिकली ही समझते थे. तो कमिंग टू there are this societogenic forces, there are two types of societogenic forces. पहला है forces of integration, दूसरा है forces of regulation. हम इसको अलग अलग हिस्से में समझेंगे. पहले आते हैं फोर्सेस ऑफ इंटीग्रेशन. इसके अंदर दो तरह के सुसाइड आते हैं. पहला है ऑल्ट्रुइस्टिक, दूसरा है इगोइस्टिक. ऑल्ट्रुइस्टिक क्या है और इगोइस्टिक क्या है? ऑल्ट्रुइस्टिक मतलब पहले चीज हम ये जान लेते हैं कि हाई रेट ऑफ इंटीग्रेशन की वजह से जो सुसाइड होता है उसे हम ऑल्ट्रुइस्टिक कहते हैं. मतलब किसी के लिए मर मिट जाना, जान दे देना, देश के लिए मर जाना. लाइक हम एग्जांपल दे सकते हैं, सोल्जर सेक्रीफाइसिंग देयर लाइफ फॉर द नेशन. तो हम देश के लिए अपना जान निछावर कर देंगे, राइट. तो ये वाले तो इसको कहते हैं
ऑल्ट्रिस्टिक सुसाइड या फिर सती प्रथा जो पहले जमाने में हुआ करती थी, जो कि आज के डेट पे नहीं है, तो इट वाज आल्सो कंसिडर्ड एज ऑल्ट्रिस्टिक सुसाइड। या फिर जो सुसाइड बॉम्बर्स हैं, सुसाइड बॉम्बर्स क्या करते हैं, उन्हें पता है कि अगर हम ये करेंगे, लेकिन हमें हमें करना ही है, वो हम करेंगे, वो मर मर जाएंगे, हम भले ही हम तबाह कर देंगे लेकिन हम मर जाएंगे, तो ये भी एक तरह का ऑल्ट्रिस्टिक सुसाइड ही माना जाएगा। और जापानीज हाराकिरी, ये हाराकिरी क्या था उतना मुझे नहीं पता, और हमें एग्जाम्पल ही तो जानना है, वी डोंट हैव टू गो टू द डेप्थ, राइट। सो हाउ सोशल, द नेक्स्ट वन इज लो सोशल इंटीग्रेशन। पहला जो था हाई सोशल इंटीग्रेशन की वजह से था, जो कि जिसे हम ऑल्ट्रिस्टिक सुसाइड कहते थे। और कमिंग टू द नेक्स्ट वन इज व्हिच इज कॉज्ड ड्यू टू लो सोशल इंटीग्रेशन, वो है इगोइस्टिक सुसाइड। मीन्स पर्सन फील्स आइसोलेटेड एंड डिटैच्ड फ्रॉम द सोसाइटी, हमेशा अकेले रहना जिसको पसंद है, या फिर जिसका लैक ऑफ बिलोंगिंगनेस है, जिसकी वीक सोशल बॉन्ड्स है। ईगो मतलब आई, इगोइस्टिक मतलब ईगो मतलब आई, मुझे अकेले रहना है, मुझे डिटैच होता है समाज से, तो उसमें क्या होता है, मेंटल प्रेशर होता है, पर्सन अपने आप को अकेला महसूस करने लगता है। तो इस केस में क्या होता है कि वो अपने आप को हार्म कर दे, अगर वो सुसाइड करता है तो वो उसको कहा जाएगा कि इगोइस्टिक सुसाइड है। लाइक पर्सन कमिट सुसाइड ड्यू टू लोनलीनेस उसे हम कहेंगे इगोइस्टिक सुसाइड। दिस सुसाइड इज सीन हायर अमॉन्ग द अनमैरिड एंड डिवोर्स्ड इंडिविजुअल्स। अनमैरिड है, अकेला है, उसको कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंस ऑफ उतनी है नहीं, तो वो शायद सुसाइड कर ले, या फिर डिवोर्स इंडिविजुअल, वो ऑलरेडी डिप्रेशन में है, अकेलापन महसूस कर रहा है, तो अगर वो खुद को हार्म कर देता है तो हम उसे इगोइस्टिक सुसाइड ही मानेंगे। दरखाइम ऑब्जर्व हाई रेट्स अमॉन्ग द प्रोटेस्टेंट कंपेयर टू द कैथलिक्स बिकॉज ऑफ द वीक कलेक्टिव रिलीजियस लाइफ, जो कि मैंने आपको पहले वीडियो के इनिशियल में बताया था कि प्रोटेस्टेंट जो थे वो चर्च की गाइडलाइंस को उतना स्ट्रिक्टली नहीं मानते थे, बट जो कैथलिक्स जो थे वो चर्च को पूरा की गाइडलाइंस को बहुत ही रिलीजियसली फॉलो करते थे। तो प्रोटेस्टेंट के केस में सुसाइड रेट थोड़ा ज्यादा देखा गया एज कम्पेयर टू द कैथलिक्स, जो कि जैसे मैंने कहा कि हमें तो हमेशा ये पता है कि सुसाइड इज अ सिन, तो अगर हम किसी चीज जैसी रिलीजियसली इन्फ्लुएंस्ड है तो शायद हम वो सीन को नहीं करेंगे। तो इसीलिए कैथलिक के केसेस में थोड़ा सुसाइड रेट कम था एज कम्पेयर टू द प्रोटेस्टेंट। कमिंग टू द सेकेंड पार्ट इज फोर्सेस ऑफ रेगुलेशन। फोर्सेस ऑफ रेगुलेशन के अंडर दो तरह की सुसाइड आती है, पहला है फैटलिस्टिक, दूसरा है एनमिक। पहले देखिए हाई रेगुलेशन, हाँ लाइक हाई रेगुलेशन की वजह से जो सुसाइड होता है उसे हम कहेंगे फैटलिस्टिक सुसाइड, और जो लो रेगुलेशन की वजह से होता है जिसको कहेंगे हम एनमिक सुसाइड। हाई रेगुलेशन क्या है, मतलब व्हेन एन इंडिविजुअल इज सब्जेक्टेड टू एक्सट्रीम रेगुलेशन एंड ऑपरेशन विथ नो होप ऑफ चेंज, जैसे ओवर रेगुलेशन हो गया, होपलेस फ्यूचर, जिससे बहुत डिसिप्लिन है, तो उस केस में अगर किसी ने उस बेस पे अगर किसी कोई सुसाइड करता है तो उसे कहा जाएगा फैटलिस्टिक सुसाइड। ओके, सो आपको याद होगा 2016 में एक केस आई थी रोहित वेमुला की, हैदराबाद का एक स्टूडेंट था। in that if you remember the case, or you may search in Google, what happened in that case is like that guy Rohit Vemula was a Dalit PhD scholar who left in University of Hyderabad, who left a suicide note blaming institutional discrimination and casteism for his death, which has sparked nationwide and protest against the caste discrimination in India. मतलब इसका मतलब ये है कि वो क्या किया, वो बोला तो वो उसने कहा अपने सुसाइड नोट पे कि मैं तो पैदाइशी मैं दलित हूँ, तो मैं चाहे जितना भी अच्छा कर लूँ अपने सोसाइटी में, मुझे लोग दलित ही ट्रीट करेंगे। तो वो ये जो ओवर रेगुलेशन की वजह से, डिप्रेशन की वजह से दिस गाय कमिटेड सुसाइड, तो अगर आज दरखाइम जिंदा होते तो इस सुसाइड को वो फैटलिस्टिक सुसाइड ही डिक्लेयर करते। तो इसमें क्या हुआ, वो बोला, उसने कहा था, जैसे मैंने बोला उसे सुसाइड नोट पे वो लिखा था कास्टिज्म और इंस्टीट्यूशनल डिस्क्रिमिनेशन मेंशन किया था उसने, मतलब मैं चाहे कुछ भी कर लूं तो मुझे लेकिन लोग दलित मानेंगे और मुझे हमेशा नीचा ही फील कराएंगे, विच ही एक्चुअली फेस्ड उसके नोट के हिसाब से। सो इसको हम फैटलिस्टिक सुसाइड मानेंगे। अगर आपको याद है कि लाइक अदर एग्जांपल इज लाइक प्रिजनर सर्विंग लाइफ सेंटेंस। उन्हें पता है कि प्रिजनर हमें लाइफ सेंटेंस मिली है एंड दे विल बी किल्ड एट एनी टाइम, या फिर किसी को हैंग टिल डेथ मिल गया, या फिर लाइफ सेंटेंस मिला, तो वो उसको भी दरखाइम के हिसाब से इट इज ऑल्सो अ सुसाइड विच इज कॉल्ड फैटलिस्टिक सुसाइड। तो स्लेवरी जो थी, जो आज की डेट पे नहीं है, वो पहले क्या होता था, पीपल फ्रॉम अफ्रीका वर ट्रेडेड फॉर
for slavery to Europe and other parts of the country. तो क्या होता था, उन्हें पता था कि हम स्लेवरी काम ही करेंगे, तो जब उनको ट्रेड किया जाता था, जब वो आते थे शिप में शेल करके या फिर पानी में, तो वो पानी में कूद जाते थे अपने आप। वो कहते थे कि हमें वो स्लेवरी करने से बेटर है कि वी विल कमिट सुसाइड। तो दिस इज नोन एज, दिस टाइप ऑफ सोसाइटी इज नोन एज फेटलिस्टिक सोसाइटी। या फिर एक एग्जाम्पल हम समझेंगे, विच इज ड्यू टू ऑपरेशन इज लाइक लाइक सोशल, सॉरी, एक्सट्रीम डोमेस्टिक ऑपरेशन। किसी के साथ डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है ज्यादा, वो अगर वो उसको वो सी नॉट दैट पर्सन कैन नॉट टॉलरेट, अगर वो एंड ही और शी हार्म हिमसेल्फ और हरसेल्फ, तो उसे भी फेटलिस्टिक सुसाइड ही मानेंगे। एंड कमिंग टू द नेक्स्ट इज एनेमिक सुसाइड, जो विच इज ड्यू टू लो सोशल रेगुलेशन, राइट। तो एनेमिक मतलब नॉर्मलेसनेस। तो व्हाट एनोमिक सुसाइड का कॉज क्या है? कॉज ड्यू टू रैपिड सोशल चेंज व्हेन नॉर्म्स एंड रूल्स बिकम अनक्लियर, लिविंग इंडिविजुअल्स विदाउट गाइडेंस और लिमिट्स। एग्जाम्पल से हम समझते हैं फार्मर सुसाइड। जैसे फार्मर सुसाइड क्यों होता है? खराब वेदर की वजह से हुआ, या फिर प्राइस ज्यादा बढ़ गई किसी क्रॉप की, तो इन दैट वो उनको फाइनेंशियल लॉस हुआ, जो उन्होंने लोन लिया था बैंक से उसको शायद वो रीपे नहीं कर पाएंगे ऐसा लगता है। तो इन दैट केस फार्मर सुसाइड तो को पता है बहुत कॉमन है, कॉमन था इंडिया में, अभी इनफैक्ट अभी भी है कॉमन। तो वो जो चेंज आती है उसके लिए वो रेडी नहीं थे पहले से, दैट फार्मर्स वर नॉट रेडी टू एक्सेप्ट कि ऐसा हो सकता है। तो इन दैट केस वो सुसाइड कर लेते हैं। सो उसे हम कहेंगे कि दिस एनेमिक सुसाइड। या फिर सडन इकोनॉमिक चेंज और सोशल अपहीवल की वजह से जो सुसाइड होता है वो होता है दिस एनेमिक सुसाइड। या फिर बिकॉज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, फाइनेंशियल क्राइसिस, शेयर मार्केट अप एंड डाउन, या फिर डिमोनेटाइजेशन, रिसेशन, ये सब रीजन है एनेमिक सुसाइड के। सो लेट अस summarize types of suicide, their social condition and their core cause. Okay, पहला है altruistic. The social condition for this is high integration, और इसका जो core cause है वो है self sacrifice. The second one is egoistic. इसका social condition है low integration and the core cause is isolation. The third one is fatalistic. इसका जो core cause है वो है, sorry, उसका जो social condition है वो है high regulation and the core cause is oppression. Okay, then the last one is एनेमिक सुसाइड। इसका जो सोशल कंडीशन है वो हम कहेंगे लो रेगुलेशन एंड द कोर कॉज इज नॉर्मलेसनेस। सो अकॉर्डिंग टू दरखाइम, दिस सुसाइडोजेनिक फोर्सेस एग्जिस्ट इन एवरी सोसाइटी इन फॉर्म्स ऑफ सोशल करेंट्स, मतलब सोशल फैक्ट। जैसे उन्होंने तो पहले ही कहा था कि जो सुसाइड होता है वो साइकोलॉजिकल फेनोमेना नहीं है, वो एक सोशल फेनोमेना ही है। सोशल फैक्टर्स ही लोगों को कंपेल करता है ऐसा स्टेप लेने के लिए। ओके, सो सुसाइड इज अ सोशल फैक्ट अकॉर्डिंग टू दिस दरखाइम। तो क्या क्या उन्होंने ऑब्जर्व किया? रेट ऑफ सुसाइड ऑफ वेरियस सोसाइटीज फेयरली कांस्टेंट। डिफरेंट सोसाइटी में वो फेयरली कांस्टेंट ही है, उतना ज्यादा डिफरेंस उन्होंने नहीं देखा। इट इज नॉट साइकोलॉजिकल कॉज नॉर्मल पीपल ऑल्सो कमिट सुसाइड ना। जो उनके कहने का मतलब ये था कि जिनको कोई साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है वो ही सुसाइड खाली नहीं करते, नॉर्मल पीपल भी सुसाइड कमिट करते हैं। सो forces of integration and regulation as societogenic forces originate from the society itself. सोसाइटी ही कॉज है किसी सोशल रेगुलेशन या सोशल इंटीग्रेशन का। तो उन्होंने इसीलिए कहा कि ये सोशल फैक्ट ही है। सर्टेन रेट ऑफ सुसाइड इज एज नॉर्मल। जब तक रिपोर्ट नहीं होता हमें लगता है वो नॉर्मल है, जब रिपोर्ट हो जाती है तो हमें लगता है कि इट्स अ बिग इशू। ओके, सो विल एंड आवर डिस्कशन हियर। सो आई वुड से कि सोसाइटी को कभी सपोर्ट ना करे, इसीलिए हमने ये टॉपिक चूज किया ताकि हम जाने गहराई क्या है। सो till then, take care, bye, and we'll meet on our next video. Thank you all.